हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वित्तीय प्रबंध के अंदर पूंजी संरचना के निर्णय या प्रबंधकीय नीतियां के बारे में चर्चा करेंगे कि पूंजी संरचना के बारे में आप क्या निर्णय लेते हैं या जो आपका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है वो कौन सी मैनेजरियल पॉलिसी डिसाइड करता है पूंजी संरचना के लिए। तो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि एक फर्म हमेशा एक आदर्श पूंजी चाहती है। कोई भी फर्म जो अपना व्यवसाय करती है, कोई भी व्यावसायिक संस्था जो अपना व्यवसाय करती है, तो व्यवसाय करने के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिस पूंजी की जरूरत होती है, उस पूंजी का अरेंजमेंट किनके माध्यम से किया जाए, कौन से सोर्सेस के माध्यम से किया जाए। वो जो सोर्स अवेलेबल है बाजार में, ऋण पूंजी या अंश पूंजी, तो आपको एक आदर्श पूंजी संरचना का निर्णय लेते हुए अपने व्यवसाय के लिए पूंजी का अरेंजमेंट करना है। तो उससे संदर्भित आज हम चर्चा करेंगे प्रबंध की नीतियां क्या होती है या पूंजी संरचना के लिए आप कौन से निर्णय लेते हैं। यहाँ लिखा है पूंजी संरचना के निर्माण करते समय यह सबसे अहम बिंदु होता है कि पूंजी संरचना में ऋण पूंजी तथा समता पूंजी का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पिछली जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए उसमें इन्हीं बिंदुओं पर हमने चर्चा की कि जो पूंजी संरचना का हमें निर्णय लेना है उसमें ऋण और समता पूंजी का अनुपात क्या रखना है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी। संस्था की पूंजी संरचना में ऋण पूंजी व समता पूंजी में परिवर्तन संस्था की आय व जोखिम को प्रभावित करता है। अगर आप अपनी पूंजी संरचना में डेब्ट का रेशो बढ़ाते हैं या अंश पूंजी का रेशो बढ़ाते हैं, इक्विटी का रेशो बढ़ाते हैं, तो ये दोनों ही चीजें आपकी व्यवसाय की इनकम और रिस्क दोनों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। पूंजी संरचना का निर्माण करते समय प्रबंधकों को निम्न बातों का ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। जब भी आप कोई ऐसे मैनेजरियल डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें आपको 3 बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार। ये मैं लास्ट कुछ टॉपिक जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये वर्ड आया था, समता पर व्यापार। तो हमने डिस्कस किया था कि इसको हम आगे चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दूसरा है कैपिटल गेयरिंग, पूंजी मिलान तथा पूंजी दंतीकरण, कैपिटल गेयरिंग। और तीसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। इन 3 बिंदु पर हम यहाँ आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समता पर व्यापार की कि समता पर व्यापार क्या होता है। थोड़ा ध्यान से सुनना है, नाम कुछ अलग है, काम कुछ अलग है, इसलिए प्लीज ध्यान से सुने। किसी भी कंपनी की पूंजी संरचना का निर्माण ऋण पूंजी या अंश पूंजी द्वारा किया जाता है। ऋण पूंजी से प्राप्त पूंजी पर पूर्व निर्धारित दर से ब्याज की राशि का भुगतान किया जाता है। यानी जब हम ऋण पूंजी से पूंजी की व्यवस्था करते हैं तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले से डिसाइडेड होता है, जो हमें पे करना होगा एंड ऑफ द ईयर। कंपनी को ऋण पत्रधारियों को ब्याज का भुगतान हर स्थिति में करना होता है। यानी आप प्रॉफिट अर्न करें, संस्था प्रॉफिट अर्न करे या ना करें, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही होगा, भले ही कंपनी लाभ कमाए या नहीं। इसी प्रकार यदि कंपनी की पूंजी संरचना का निर्माण में पूर्वाधिकार अंशों का सहयोग लिया जाता है तो उस पर भी अंशधारियों को पूर्व निर्धारित लाभांश दर से भुगतान करना होगा। और यदि संस्था द्वारा पूंजी की प्राप्ति सामान्य अंश या संतांशधारियों द्वारा की जाती है तो अंशधारियों को लाभांश का भुगतान पूर्व निर्धारित नहीं होता। तो यहाँ 2 बातें हैं, डेब्ट एंड इक्विटी की जब हम बात करते हैं, या स्थिर लागत वाली पूंजी या परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी की बात करते हैं। तो ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश जो है वो स्थिर लागत वाली पूंजी है, क्योंकि व्यवसाय में लाभ हो या ना हो आपको अंशधारियों को ब्याज चुकाना पड़ेगा या पूर्वाधिकार अंशधारियों को आपको लाभांश चुकाना पड़ेगा। बट अगर आप पूंजी की व्यवस्था अंश पूंजी से करते हैं तो अंश पूंजी को हम परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी कहते हैं, क्योंकि अंश पूंजी को लाभांश अंश पूंजीधारियों को या अंशधारियों को हम लाभांश तभी देते हैं जब व्यवसाय में लाभ होगा, यानी ये पूर्णतः परिवर्तनशील होता है। यदि संस्था द्वारा पूंजी की प्राप्ति सामान्य तथा संतांशधारियों द्वारा की गई है तो अंशधारियों को लाभांश का भुगतान पूर्व निर्धारित नहीं होता है। इन लाभांश की गणना कंपनी के लाभों में से, जो भी कंपनी लाभ कमाई, कौन सा लाभ, नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है, एक नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, एक नेट प्रॉफिट होता है। तो जो भी कंपनी लाभ कमाएगी तो इस लाभांश की गणना कंपनी के लाभों में से ब्याज यानी नेट प्रॉफिट में से या ईबीआईटी में से, नेट प्रॉफिट को ईबीआईटी भी कहेंगे, में से इंटरेस्ट, टैक्स
और पूर्वाधिकार अंशों को जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उन सबको लेस करने के बाद जो बचेगा वो जो लाभांश कहलाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर प्रॉफिट्स कहलाएगा। जब कंपनी की विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर कंपनी द्वारा ऋण पत्रों तथा पूर्वाधिकार अंशों पर दिए जाने वाले ब्याज व लाभांश की दर से अधिक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, जब कंपनी की विनियोजित पूंजी दर यानी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऋण पत्रों को जो आपने इंटरेस्ट पे किया है या पूर्वाधिकार अंशों को जो आप ब्याज दे रहे हैं या लाभांश दे रहे हैं से अधिक है, तब कंपनी अंश पूंजी के साथ साथ समता पर व्यवसाय कर रही होती है। यानी अगर आपका ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर से ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी कंपनी समता पर व्यापार कर रही है। यानी आप पैसा डेब्ट से ले रहे हो, आप पैसा प्रेफरेंस शेयर से ले रहे हो और उनका पे करने के बाद भी कंपनी पैसा बचा रही है, इसका मतलब आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रहे हैं। अर्थात जब कंपनी की पूंजी संरचना में अंश पूंजी के साथ साथ ऋण पूंजी भी शामिल है, इसका मतलब कंपनी समता पर व्यापार कर रही है। एक गस्टनबर्ग के शब्दों में कुछ डेफिनेशन लिखी हुई, इस डेफिनेशंस को देखो। जब एक निगम अपनी अंश पूंजी के साथ साथ ऋण लेकर अपने नियमित व्यापार का संचालन करती है तो समता पर व्यापार कहलाता है। यानी एक सिंपल सी बात है कि अगर आपकी पूंजी संरचना में ऋण पूंजी है और ऋण पूंजी को अपनाते हुए आप अच्छा लाभ कमा रहे हैं तो इसका मतलब आप समता पर व्यापार कर रहे हैं। एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट दिया है, यानी बैलेंस शीट तो नहीं कहेंगे इसको, ये कैपिटल एम्प्लॉयड बता रहा है कि कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड पहले भी बताया था मैंने आपको। आप कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही होती है। लॉन्ग टर्म फंड में हम किसको शामिल करते हैं, इक्विटी एंड डेब्ट दोनों को शामिल करते हैं। तो कंपनी के पास क्या पड़ा है, 30,000 10 रुपए वाले शेयर है 3 लाख के, 3,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए वाले 3 लाख के और 4,000 डिबेंचर से 100 रुपए वाले 4 लाख के, टोटल 10 लाख रुपए कंपनी के पास लॉन्ग टर्म फंड है जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। यहाँ संस्था की EBIT 2 लाख रुपए है, यानी 10 लाख के ऊपर EBIT 2 लाख हमारे यानी 20% है मोटा मोटा। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि आपका जो ROI की बात करें तो आपका ROI 20% आ रहा है। उक्त सूचनाओं से ये बताइए कि क्या संस्था समता पे व्यापार करने में अपनाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखो अपन अपनाने की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर ज्ञात करेंगे। तो 2 मिनट, शायद ये EBIT 2 लेके या कैलकुलेशन 1 लेके कर दिया, कोई बात नहीं। ROI EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। हमारा ROI कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। गलती से शायद वहाँ EBIT 2 लाख लिख लिया गया है। अगर हम 2 लाख से कंपेयर करें या वहां पर अगर हम 2 लाख की जगह 1 लाख लिखते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो EBIT हमने 1 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख का 100 इंटू 100, तो हमारा 10% हमारा ROI आता है। अब ऐसे हम ROE की कैलकुलेशंस करते हैं तो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी EBIT में से सबको पे करने के बाद हमारे पास कितना बच रहा है, वो आप 1 लाख की जगह 2 लाख ही कर लेना, 20% करेंगे ROI 20%, ठीक है। शायद गलत मिस प्रिंटिंग हो गई है तो आप इसको 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 तो ये आपका 20% आएगा। ROE की अगर हम बात करें तो ROE कैसे कैलकुलेट किया, तो हमारे पास EBIT था, देखो नीचे चार्ट लिखा हुआ है। EBIT था 2 लाख, उसमें से इंटरेस्ट पे किया 24,000। कैसे आया इंटरेस्ट, डिबेंचर कितने थे हमारे पास 4,100 रुपए के, तो टोटल हो गया 4 लाख। 4 लाख का कितना परसेंट, 4 लाख का 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। डिबेंचर के आगे कितनी लिखी हुई है 6% और प्रेफरेंस की 8 है। हाँ तो 4 लाख का 6% 24,000 हो गया, 2 लाख में से 24,000 गया तो 1,76,000। फिर हम 50% टैक्स पे करेंगे तो 1,76,000 का 50% टैक्स पे किया तो 88,000 आया, तो EAT बचा 88। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड हमें पे करना तो 3 लाख का 8% पे करना है, पीछे दे रखा है टेबल में 8% प्रेफरेंस शेयर्स और 3 लाख है तो 3 लाख 8% 24,000 हो गया। 88 माइनस 24 तो रिमेनिंग बचा 64। सबको पे करने के बाद जो बच रहा है 64,000 वो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर का फंड है। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड का फंड कितना बच रहा है 64, तो ROE कैसे निकलेगा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ गया 64 और ROE का मतलब इक्विटी, तो इक्विटी यानी नेटवर्थ कितनी है, नेटवर्थ हमारी 3 लाख है, इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हमारा 3 लाख है।
तो 64,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100, तो ये हमारा आ रहा 21.33। तो यहाँ पर ऋण पूंजी की लागत 6% है, प्रभावी लागत का 3% है। ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम डेब्ट की बात करते हैं, डेब्ट को इंटरेस्ट पे करते हैं, तो डेब्ट को जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो डेब्ट को इंटरेस्ट पे करने के लिए हमें इंटरेस्ट का जो बेनिफिट मिलता है वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो 6% हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, 6% हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन 50% टैक्स रेट है, तो प्रभावी दर इसकी 50% ही रह जाएगी, 3%। तो ऋण पूंजी पर लागत 3% है, तथा पूर्वाधिकार लागत को हम 8% देते हैं। इस पर आपको इसकी ब्याज की छूट भी मिलती है, तो ये 8% ही माना जाएगा। तो 3 और 8 ये दोनों ही हमारी विनियोजित प्रत्याय दर जो 20% आएगी उससे कम है। इसका मतलब यहाँ पर हमें समता पर व्यापार करना चाहिए। फिर क्या है, साथ ही कंपनी की आरओई से ज्यादा है, जिसमें संतान को अच्छी दर से लाभांश प्राप्त होता है। यानी कंपनी की आरओई जो है, आरओई यानी जब हमने कैलकुलेट किया 21.64, वो आपके आरओआई 20% से ज्यादा है। यहाँ पे भी हमें पता चलता है कि समताधारियों को अच्छा लाभ हो रहा है, इसलिए कंपनी को यहाँ पर समता पर व्यापार करना चाहिए। फिर उसकी कंडीशन लिखी हुई है कि यदि संस्था की विनियोजित प्रत्याय दर संस्था में स्थिर लागत वाली पूंजी की लागत से कम है, तो संस्था को समता पर व्यापार नीति को नहीं अपनाना चाहिए, अर्थात ऋण पूंजी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ये हमने इसको एलोबरेट किया है यहाँ पर। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे और एज ए फाइनेंशियल मैनेजर क्या डिसीजन लेंगे कि अगर आपकी आरओआई, आपकी जो फिक्स कॉस्ट की जो दर आ रही है उससे कम है, तो वहां पे हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपको समता पर व्यापार नहीं करना चाहिए, यानी आपको ऋण पूंजी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और यदि अगर विनियोजित प्रत्याय दर संस्था की स्थिर लागत वाली पूंजी लागत की दर से अधिक है, तो आपको समता पर व्यापार करना चाहिए, यानी ऋण पूंजी का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। समता पर व्यापार के दो प्रकार हैं, एक होती है अल्प समता पर व्यापार, एक होता है उच्च समता पर व्यापार। दोनों में बात वही है, खाली समझाने के हिसाब से लिखा है कि जब संस्था में अंश पूंजी की मात्रा ऋण पूंजी की मात्रा से कम है, समता अंश पूंजी की मात्रा ऋण पूंजी की मात्रा से कम है, तो वो अल्प समता पर व्यापार कहलाता है। और उच्च समता पर व्यापार का मतलब है जब संस्था में ऋण पूंजी अंश पूंजी की तुलना में कम होती है, अंश पूंजी ऋण पूंजी की अपेक्षा में अधिक होती है, तो उसको उच्च समता पर व्यापार कहा जाता है। तो ये कोटेशंस हमने आपको बताया, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार क्या होता है। दूसरा बिंदु आता है पूंजी दंतीकरण या पूंजी मिलान, कैपिटल गियरिंग। गियर का मतलब यहाँ पर रिस्क से है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, आप हाई रिस्क लेते हैं या लो रिस्क लेते हैं। हाई रिस्क का मतलब क्या होता है, जहां पर आप जोखिम ज्यादा ले रहे हैं। जोखिम लेने का मतलब है ऋण पूंजी का अधिक उपयोग करना। जब आप ऋण का अधिक उपयोग कर रहे हैं तो आप जोखिम ज्यादा ले रहे हैं, और अगर आप ऋण पूंजी का कम प्रयोग करें इसका मतलब आप जोखिम कम ले रहे हैं। तो पूंजी दंतीकरण या पूंजी मिलान, कैपिटल गियरिंग। पूंजी दंतीकरण का आशय कुल पूंजीकरण में विभिन्न साधनों से उपलब्ध की जाने वाली पूंजी के अनुपात के विषय में निर्णय लेने से है। यानी जो आप पूंजी संरचना, जिस पूंजीकरण की आपको आवश्यकता है, उस पूंजीकरण के लिए जो पूंजी संरचना आप चाहते हैं, उस पूंजी संरचना के अंदर आपका डेब्ट और इक्विटी का जो अनुपात है, वो अनुपात पूंजी दंतीकरण कहलाता है। ठीक है, उन दोनों के बीच में रेशियो क्या है। सपोज आपकी 10 लाख कैपिटल है, 10 लाख में से 3 लाख आपने इक्विटी से लिया, 2 लाख आपने 4 लाख 1 लाख आपने प्रेफरेंस से लिया, तो 3 लाख और 1 लाख कितना हो गया, 4 लाख, और 6 लाख आपने डिबेंचर से लिया। तो डेब्ट से तो आपने कितना लिया, 6 लाख, और इक्विटी और प्रेफरेंस से आपने लिया 4 लाख। तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया आपका 2:3। तो ये जो अनुपात आप कैलकुलेट करते हैं वो अनुपात आपका पूंजी दंतीकरण करता है। इसकी गणना एक अनुपात के रूप में की जाती है। यह अनुपात परिवर्तनशील लागत पूंजी तथा स्थिर लागत वाली पूंजी के मध्य निकाला जाता है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे मैं नेटवर्थ की बात करता हूँ, तो नेटवर्थ में हम इक्विटी शेयर्स को भी लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को भी लेते हैं। बट यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे, पूंजी दंतीकरण की बात करेंगे, तो पूंजी दंतीकरण के अंदर आप प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को एक साथ रखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही स्थिर लागत वाली पूंजी है, और इक्विटी को अलग रखेंगे क्योंकि इक्विटी परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी है। तो यह अनुपात परिवर्तनशील लागत पूंजी तथा स्थिर लागत वाली पूंजी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। परिवर्तनशील लागत पूंजी के अंतर्गत केवल समतांश पूंजी को लिया जाता है, जबकि स्थिर लागत वाली पूंजी के अंदर पूर्वाधिकारांश तथा ऋण पत्रों दोनों को शामिल किया जाता है। एक परिभाषा के अनुसार पूंजी दंतीकरण शब्द का प्रयोग किसी कंपनी की साधारण अंश पूंजी एवं स्थिर ब्याज वाली प्रतिभूतियों के मध्य अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है। जेबेटी के अनुसार समता अंश पूंजी समता अंशों के पूर्वाधिकार अंश एवं ऋण पूंजी के संबंध में पूंजी
को पूंजी दंतीकरण कहते हैं। उक्त परिभाषाओं के आधार पर पूंजी दंतीकरण का एक सूत्र क्या होगा कि पूंजी दंतीकरण अनुपात इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगी हमारी फिक्स नेचर वाली कैपिटल और नीचे आ जाएगी वेरिएबल नेचर वाली कैपिटल। तो फिक्स नेचर में क्या क्या आएगा, डिबेंचर्स आ जाएंगे और प्रेफरेंस आ जाएंगे और नीचे हमारा इक्विटी आ जाएगा। जैसे अभी इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे, बट यहाँ पर आपको एक बार हमें आपको पूंजीकरण के दोनों, यहाँ लिखा हुआ पूंजी सामर्थ्य पूंजी दंतीकरण को दो भागों में बांटा गया है, उच्च दंतीकरण और निम्न दंतीकरण। तो अपन पहले इनको क्लियर कर लेते हैं। जब किसी संस्था में पूंजी संस्था की स्थिर लागत वाली पूंजी का भाग समता की पूंजी के भाग से अधिक है तो वहां उच्च दंतीकरण कहा जाता है। ये मैंने पहले भी बताया अभी आपको लास्ट में कि जब आपकी पूंजी संरचना में ऋण पूंजी या स्थिर लागत वाली पूंजी की मात्रा अधिक है तो वहां पे आप जोखिम ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि आपको एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फिक्स्ड रेट से आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, तो वहां आप रिस्क ले रहे हैं। तो जहां पूंजी संरचना में आपके पास ऋण पूंजी या पूर्वाधिकार अंश पूंजी से ज्यादा है तो वो उच्च दंतीकरण वाली संस्था कहलाती है। जैसे कंपनी में 10 लाख रुपए की पूंजी संरचना में 7,75,000 या 7.5 लाख आपने 10 लाख में से 7.5 लाख आपने डेप्ट से कलेक्ट किया और 2.5 लाख आपने इक्विटी से कलेक्ट किया, तो उस कंडीशन में ये आपकी हाई रिस्क या हाई गियरिंग कंडीशंस कहलाएगी उच्च दंतीकरण। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 7.5 लाख अपन 2,50,000, आंसर आ रहा 3। यानी अगर आपका दंतीकरण 1 से ज्यादा आ रहा है, अगर आपका दंतीकरण कैपिटल गियरिंग 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब संस्था हाई गियरिंग को फॉलो कर रही है, और अगर 1 से कम आ रहा है तो लो गियरिंग को फॉलो करेगी। तो निम्न दंतीकरण जब संस्था की पूंजी संरचना में स्थिर लागत वाली पूंजी का भाग समतांश पूंजी के भाग से कम है तो संस्था की पूंजी संरचना निम्न दंतीकरण वाली होगी। जैसे यहाँ पर दे रखा है 10 लाख, अब यहाँ 7.5 लाख मैंने क्या कर दिया, समतांशों से कर लिया और 2.5 लाख हमने ऋण पूंजी से कर लिया। तो इसको सोल्व किया तो 2.5 लाख अपन 7.5 लाख हुआ, तो 0.33 आया। यहाँ पे 1 से कम है, अगर आपका पूंजी दंतीकरण 1 से कम आ रहा है इसका मतलब लो गियरिंग है, और 1 से ज्यादा आ रहा है तो हाई गियरिंग है। या नीचे नोट में मैंने लिखा भी है ये कि यदि किसी संस्था का पूंजी दंतीकरण अनुपात 1 से ज्यादा है तो उच्च दंतीकरण कहलाएगा, और यदि पूंजी दंतीकरण 1 से कम है तो निम्न दंतीकरण कहलाएगा। और यदि पूंजी दंतीकरण अनुपात 1 आता है इसका मतलब स्थिर लागत और परिवर्तन लागत पूंजी संरचना में बराबर है। ये एग्जांपल्स आपके सामने दे रखा है, उस एग्जांपल से अपने 4 ऑप्शंस या 4 कैटेगरीज ली है कि एक संस्था में कुल पूंजी विनियोजन 10 लाख है जो कि निम्न 4 विकल्पों में से किसी भी प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। यानी आपको ऑप्शन दे रखा है, या तो मैं 10 लाख कहां से लूं, 3 लाख ले लूं इक्विटी से, 3 लाख ले लूं प्रेफरेंस से और 4 लाख ले लूं डिबेंचर से। एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा दे रखा है 4 लाख ले ले इक्विटी से, 2 लाख ले ले प्रेफरेंस से और 4 लाख ले ले डिबेंचर से, ये भी हो सकता है। थर्ड आता है इक्विटी से ले ले 6 लाख, डिबेंचर से ले ले 4 लाख, ये भी हो सकता है। और एक ऑप्शन आता है फोर्थ कि सारा का सारा पैसा मैं इक्विटी से ले लूं। सभी विकल्पों में क्योंकि आप 10 लाख रुपए की फंडिंग कर रहे हैं, वो 10 लाख रुपए जब बिजनेस में आप लगाएंगे तो आपका EBIT 1.5 लाख आएगा, यानी 10 लाख लगाने पर आप 1.5 लाख रुपया अर्न करेंगे पर एनम। और सभी विकल्पों में ROI की गणना भी हम करेंगे, आगे कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर जब मैं इंडिविजुअल कैलकुलेट करता हूँ तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमारा कैपिटल गियरिंग आता है 2.33, सेकेंड में आता है 1.33, थर्ड में आता है 0.66 और फोर्थ में तो नील होगा। नील इसलिए होगा क्योंकि सारा के सारा पैसा जब हम कहाँ से ले रहे हैं, इक्विटी से ले रहे हैं, तो वहां पे कोई अनुपात कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास ऋण पूंजी है ही नहीं तो ऋण पूंजी के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऋण पूंजी ऊपर 0 आएगी, नीचे 10 लाख आएगी, तो वहां पर कैलकुलेशन नहीं होगी। तो देयर इज नो कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये कैपेसिटी लिख लिया, इसकी जगह कैपिटल आएगा, कैपिटल गियरिंग नो होगी वहां पर। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों जगह जब कैपिटल गियरिंग आप देख रहे हैं तो पहले में आ रहा है 2.33, दूसरे में आ रहा है 1.33 और तीसरे में आ रहा है 0.66। तो ये वेरी फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि आपका जब कैपिटल गियरिंग रेशियो मोर देन 1 है तो इट मींस कंपनी जो है वो हाई रिस्क ले रही है। तो यहाँ पर 2.33 है, जब यहाँ 2.33 इसका मतलब यहाँ पर पैसा कंपनी ने प्रेफरेंस और डिबेंचर से ज्यादा लिया है। देखो 10 लाख में 7 लाख प्रेफरेंस और डिबेंचर से लिया है और 3 लाख इक्विटी से लिया फर्स्ट वाले में, इसलिए कैपिटल गियरिंग का जो रेशियो वो हाई है 2.33। सेकेंड वाले में देखेंगे तो 6 लाख आपने प्रेफरेंस और डिबेंचर से लिया, 4 लाख आपने इक्विटी से लिया है। तो यहाँ भी आपका कैपिटल गियरिंग 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी आपका हाई रिस्क है बट पहले वाले के मुकाबले कम है।
लेकिन जब थर्ड वाले ऑप्शंस की बात करते हैं तो वहाँ इक्विटी से 6 लाख लिया है और डेप्ट से 4 लाख लिया है। इक्विटी का रेशो ज्यादा है डेप्ट के मुकाबले, तो वहाँ पे आपका लो गेयरिंग आया है, यानी वहाँ पे रिस्क कम है। और चौथे वाले में तो आपने पैसा सारा किससे लिया है, आपने सारा पैसा किससे लिया है, इक्विटी से लिया। जब इक्विटी से लिया है तो कोई रिस्क है ही नहीं, दैट्स मीन्स देयर इज नो रिस्क, देयर इज, वहाँ पे कोई भी हमारी कैपिटल गेयरिंग रिस्क नहीं है। एंड लास्ट एक क्वेश्चन और आता है पूंजी की लागत। ये 3 जो प्रबंध की नीतियां होती है पूंजी संरचना के निर्णय करते समय, जो हम प्रबंध की नीतियां लेते हैं, उसमें पहला पॉइंट हम सोचते हैं कि हमें समता पर व्यापार करना है या नहीं करना है। दूसरा है कि हमारी कंपनी का जो कैपिटल गेयरिंग है वो हाई रहना चाहिए या लो रहना चाहिए। और थर्ड आता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि जो पूंजी आपने बाजार से अरेंज की है उस पर जो पर एनम आप कॉस्ट पे करेंगे, वो कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और उस कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट आएगा हमारी प्रॉफिट के ऊपर। तो पूंजी संरचना का निर्धारण करते समय पूंजी की लागत को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। पूंजी की प्राप्ति करते समय सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि व्यवस्था किन साधनों से की जाए, ऋण पत्रों से की जाए, पूर्वाधिकार अंशों से की जाए या समता अंशों से की जाए। कोई भी संस्था अपने पूंजी को न्यूनतम से न्यूनतम लागत पर प्राप्त करना चाहती है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी संस्था जब बाजार से पैसा लेती है, बाय इक्विटी शेयर ले या प्रेफरेंस ले या डेप्ट ले, वो यही चाहेगी कि मुझे मिनिमम कॉस्ट पे करनी पड़े, उस कॉस्ट को हम कैपिटल कॉस्ट कहते हैं। जब कोई संस्था अपने आवश्यक पूंजी की मांग बाजार में करती है तो उससे कई प्रकार के खर्चों को वहन करना पड़ता है। यानी यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप बाजार से पूंजी अरेंज करते हैं तो पूंजी अरेंज करने के साथ साथ आपको पर एनम उस पूंजी की ब्याज या लाभांश के रूप में लागत पे करनी पड़ती है। बट इसके अलावा भी कुछ खर्चे और लगते हैं, जैसे अगर आप शेयर्स के थ्रू पैसा लेना चाहते हैं, डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लेना चाहते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लेना चाहते हैं, तो आपको शेयर्स की प्रिंट करवानी पड़ेगी या उस शेयर्स को बाजार में बेचने के लिए ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ेगा। उन ब्रोकर को आप जो दलाली देंगे या आप प्रीमियम या डिस्काउंट देते हैं, तो इस प्रकार की कॉस्ट भी आपकी कैपिटल कॉस्ट का पार्ट होती है। तो संस्था पर इस प्रकार के खर्चों का भार भी जितना अधिक होगा उतनी संस्था की लाभार्जन क्षमता में कमी आएगी। यानी संस्था उन कॉस्ट के अलावा इस टाइप की कॉस्ट को भी बियर कर रही है तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लाभ को प्रभावित करेगी। अतः वित्तीय प्रबंधक को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि व्यवसाय के लिए पूंजी की व्यवस्था करते समय व्यवसाय की आय पर पूंजी की लागत का अनावश्यक भार न पड़े। यानी व्यवसाय की जो इनकम आ रही है वो इनकम इन खर्चों की वजह से कहीं ना कहीं कम ना हो जाए, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि प्रबंध की नीतियां में पूंजी संरचना का निर्धारण करते समय हमें प्रबंध की नीतियों पर ध्यान रखना होगा। और प्रबंध की नीतियों के अंदर 3 बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की, समता पर व्यापार, दूसरा पूंजी तंत्रीकरण, पूंजी मिलान, कैपिटल गेनिंग कहते हैं, और पूंजी लागत। आगे हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बिंदु। थैंक यू सो मच।